हाँ तो भैया कैसे हैं आप। आज आपको हम बताने जा रहे हैं पोषण तथा पाचन से संबंधित विशेष जानकारी में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पोषण के चरण। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इसमें भोजन ग्रहण करने के पश्चात उस भोजन का क्या होता है, ये सब जानकारी पोषण के चरण के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। जैसे नंबर 1 इसके पोषण के जो है पोषण के चरण 5 चरण होते हैं। नंबर 1 पहला चरण है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का क्या अर्थ होता है? अंतःग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को हाथ से लेकर के मुख तक ले जाना। भोजन को हाथ से लेकर के मुख तक ले जाना, उसका दांतों की सहायता से कुतरना, चीरना, फाड़ना, पीसना और इसके बाद उसको निगलना, ये संपूर्ण क्रिया अंतःग्रहण के अंतर्गत आती है। तो पहले चरण में हम भोजन को अंदर लेते हैं। इसके पश्चात जब भोजन को हम निगल जाते हैं तब दूसरा चरण प्रारंभ होता है। दूसरा चरण इसका होता है पाचन। भोजन के पाचन में क्या होता है? भोजन के पाचन में जो हम भोजन अंदर ग्रहण करते हैं तो चूंकि भोजन का पाचन तो मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख में 3 जोड़ी अर्थात 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पाचन के अंतर्गत सबसे पहले मुख से ही पाचन प्रारंभ होता है। इसमें मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ये लार ग्रंथियां जो 3 जोड़ी होती हैं, इन लार ग्रंथियों से लार निकलता है। लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। ये लार ग्रंथियां जो होती हैं, इससे लार का स्राव होता है। इस लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो दुग्ध शर्करा को मंड में परिवर्तित करने का काम शुरू करता है। इस प्रकार से मुख में से ही आंशिक पाचन शुरू हो जाता है। अब जो आपकी ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, हम इसके आपको नाम बताएंगे इनके। जैसे नंबर 1 पहली ग्रंथियां होती हैं पैरोटिड ग्रंथियां। ये पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं जो कानों के कपोलों के पास ये कपोल होते हैं और इस स्थान पर पाई जाती है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियां होती हैं तथा स्टेंसन नलिकाओं द्वारा ये मुख गुहा में खुलती हैं। स्टेंसन नलिकाओं से लार आकर के मुख में खुलता है। तो ये पैरोटिड ग्रंथियां 1 जोड़ी इनकी संख्या होती है, दोनों कानों के कपोलों के पास स्थित होती हैं। स्टेंसन नलिकाओं द्वारा लार मुख गुहा में खुलती है। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं इनको कहते हैं हम अधोहनु।
अनुग्रंथियां, ये अधोहनु ग्रंथियां जो होती हैं, ये दोनों जबड़े, जो हमारे दोनों जबड़े होते हैं, इन जबड़ों के जोड़ के पास पाई जाती हैं और इनसे वार्टन्स नामक नलिकाएं निकलती हैं। इन वार्टन्स नामक नलिकाओं द्वारा ये जो है मुख गुहा में लार को पहुंचाती है। इस प्रकार से इनकी संख्या भी एक जोड़ी अर्थात 2 होती है। दोनों जबड़ों के जोड़ों के पास ये पाई जाती है, इनसे भी लार स्रावित होता है। और तीसरे प्रकार की जो आपकी ग्रंथियां होती हैं, ये होती है अधोजहवा। कौन सी? अधोजहवा, अधोजहवा ग्रंथियां, ये अधोजहवा ग्रंथियां होती हैं। ये जीभ के नीचे, निचले जबड़े में जीभ के नीचे दांतों के पास पाई जाती हैं और इनसे भी लार स्रावित होती है। इस प्रकार से ये तीनों जोड़ी ग्रंथियां जो होती हैं मुख गुहा में लार का स्रावन करती हैं। इसमें जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो दुग्ध शर्करा को मंड में परिवर्तित करने का काम शुरू करता है। अब देखिए, ये तो अंतःकरण के साथ साथ पाचन में मुख से ही पाचन प्रारंभ होता है। ये पहला चरण था। पोषण के 5 चरणों में ये पहला चरण था। दूसरा था पाचन। पाचन में इतना काम शुरू हो जाता है यहां से मुख से, क्योंकि अब पाचन की क्रिया लंबी है। पाचन अब यही समाप्त नहीं होता है। पाचन की क्रिया में अब आगे आप मुंह से नीचे जब भोजन जाएगा, मुंह के नीचे भोजन जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी एक मुख के नीचे की छोटी सी गुहा होती है जो आगे चल करके ग्रास नली में खुलती है। क्योंकि ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली की दीवारों से केवल श्लेष्म का स्रावण होता है। ये श्लेष्म जो है ग्रास नली की दीवारों को चिकना बनाता है। चिकना बनाने से भोजन आसानी से नीचे खिसक जाता है, अर्थात ग्रास नली केवल भोजन को नीचे ले जाने का कार्य करती है। आगे जाकर के भोजन ग्रास नली से सीधा आमाशय में पहुंचता है। आमाशय जो होता है एक थैलेनुमा संरचना होती है जो उदर गुहा में डायाफ्राम के पास में ही स्थित होती है। इसमें से इस उदर गुहा में जो आमाशय होता है, आमाशय से एक विशेष प्रकार का रस स्रावण होता है जिसको हम आमाशय का रस कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी उसकी दीवारों से स्रावित होता है। HCl का विशेष काम जो होता है वो भोजन के क्षारीय प्रभाव को अम्लीय बनाता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो जीवधारी मांसाहारी होते हैं, अगर भोजन के साथ कुछ हड्डियां अंदर चली जाती हैं तो उन हड्डियों को गलाने का भी काम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही करता है। इस प्रकार से लगभग 5-6 घंटे तक आमाशय में भोजन रहता है। इसके बाद भोजन अब धीरे धीरे आमाशय में भोजन की लुगदी बन जाती है। लुगदी पिसता है वहां भोजन, मंथन होता है उसका। इसके बाद भोजन अब धीरे धीरे आमाशय से नीचे पाइलोरिक कपाट द्वारा ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी जो होती है एक हसियाकार संरचना होती है। हसियाकार संरचना, इसको समझाने के लिए हम आपको यहाँ पर चित्र बनाएंगे मनुष्य की आहार नाल का, तब आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगी। इसमें देखिए, ये चित्र में सभी भाग स्पष्ट दिखाई देंगे। तो ये हम आहार नाल का चित्र बना रहे हैं। शॉर्ट में जल्दी बनाएंगे क्योंकि टाइम इतना है नहीं, इसलिए आपकी समझ में ये जल्दी से आ जाए।
मुख से ही आहार नाल आपकी प्रारंभ होती है। ये मुख से एक मुख गुहा, यहाँ जो है ग्रसनी है, ग्रसनी से ये नीचे का हिस्सा ग्रास नली होती है। ग्रास नली नीचे पहुंच करके एक थैले नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम आमाशय कहते हैं। आमाशय के नीचे इधर देखो एक कपाट होता है, इस कपाट को पाइलोरिक कपाट कहते हैं। और यहाँ पर ये हसियाकार एक संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं ग्रहिणी। ये छोटी आंत का ही हिस्सा है। आमाशय के नीचे यहाँ से छोटी आंत प्रारंभ होती है, हसियाकार संरचना है। इस हसियाकार संरचना में इधर एक ग्रंथि पाई जाती है, पाचक ग्रंथि, जिसको हम अग्नाशय या पैंक्रियस कहते हैं। पैंक्रियस, अग्नाशय, पैंक्रियस। और यहीं से इसी ग्रंथि के पास से ही दूसरी ग्रंथि निकलती है, जिसको कहते हैं हम यकृत। ये जो है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। लगभग 3 पालियां इसकी होती हैं यकृत की। यकृत में ही एक संरचना ये आपको दिखाई देती है, जिसको हम गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। इस आमाशय से भोजन जब नीचे खिसकता है, ग्रहिणी में पहुंचता है, तो इस ग्रहिणी में भोजन में अग्नाशय से अग्नाशयक रस और यकृत से पित्त रस जो स्रावित होता है, इस भोजन में इसी ग्रहिणी में मिलता है। धीरे धीरे भोजन नीचे खिसकता है। ये छोटी आंत का सबसे ऊपरी हिस्सा है। अब जो है आगे चल के ये ग्रहिणी छोटी आंत के मध्यांतर भाग में खुलती है। ये जो संरचना हमने बनाई है, ये बड़ी आंत की संरचना है। बड़ी आंत की संरचना है। इसी के अंदर इधर से आकर के ये छोटी आंत कुंडलित संरचना के रूप में ये इसमें इधर इस प्रकार से पड़ी रहती है। और बड़ी आंत के इस सीकम वाले भाग में, ये सीकम कहलाता है, यहाँ पर ये संरचना जुड़ी होती। इस प्रकार से ग्रहिणी से भोजन छोटी आंत में आता है। यकृत से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशयक रस। इसके बाद जब भोजन यहाँ से आगे बढ़ता है तो छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत से लगभग 6 से 7 लीटर आंतरीय रस का श्रावण होता है। इस आंतरीय रस में भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन आदि विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो भोजन के जटिल पदार्थों को, जैसे प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, वसा को वसीय अम्ल में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि ये जटिल पदार्थ हैं जो आंत की दीवार द्वारा अवशोषित नहीं होते। और जब ये सरल पदार्थ एंजाइमों की सहायता से टूट जाते हैं तो ये आंत की दीवार द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। अब चूंकि पाचन, इस छोटी आंत तक भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। अब भोजन का क्या होना है? अवशोषण। जो आपका 5 चरणों में तीसरा चरण आएगा वो है पाचन, अंतःग्रहण, पाचन और अवशोषण। अब देखिए, जब भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत तक हो जाता है तो अब भोजन का अवशोषण होना है। अवशोषण के लिए जो आंत होती है छोटी आंत, चूंकि इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है, हमारे उदर भाग में एक कुंडलित आकार में पड़ी होती है, 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। फिर भी इसकी भीतरी दीवार में, आंत की भीतरी दीवार में इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे कि
इसका क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ जाए। क्षेत्रफल जब अधिक बढ़ेगा तो अवशोषण का कार्य भी आसानी से और तीव्र गति से होगा। इस अवशोषण में आपकी भीतरी दीवार इस प्रकार की होती है, इनको बिलाइयां कहते हैं। रसायन कोर, जैसे तौलिया के छोर पर कुछ रुंगे जैसी संरचनाएं होती हैं, वो रसायन कोर हैं। इन रसायन कोरों द्वारा छोटी आंत की भीतरी दीवार भोजन के सरल पदार्थों का आसानी से अवशोषण कर लेती है। अवशोषित भोजन, जो आंत की दीवार द्वारा भोजन का अवशोषण हुआ, अब ये भोजन कहाँ जाएगा? अवशोषण के तुरंत पश्चात आपका चौथा चरण प्रारंभ होता है, जिसको कहते हैं हम स्वांगीकरण। चौथा चरण ये स्वांगीकरण है। इस चरण में क्या होता है? जो भोजन ये अवशोषित हो गया छोटी आंत की दीवार से, ये अवशोषित होकर के रक्त में मिल जाता है, अर्थात रक्त में विलीन होने की क्रिया ही स्वांगीकरण कहलाती है। पचे हुए अवशोषित भोजन का रक्त में विलीन होना स्वांगीकरण कहलाता है। इस प्रकार से अब भोजन कहीं दिखाई नहीं देगा, वो सीधे रक्त में मिल गया। रक्त के साथ अब भोजन को कहाँ जाना है? रक्त के साथ भोजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा। इधर फेफड़ों से ऑक्सीजन भी कोशिकाओं तक पहुंचेगी। कोशिकाओं के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा उत्पन्न होगी। यही ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जो विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आती है। अंतिम चरण, इसका जो पांचवा चरण आता है पोषण का, उसको कहते हैं बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, ये बहिक्षेपण के चरण में क्या होता है? अब देखिए, जो भोजन इस छोटी आंत में अवशोषित तो हो गया, अवशोषण के पश्चात ये भोजन इस बड़ी आंत में पहुंच जाता है। उदर में ये बड़ी आंत होती है, भोजन इस बड़ी आंत में ही पहुंचता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर और व्यास लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसका जो व्यास होता है, अब भोजन इस बड़ी आंत में पहुंचता है। इस सीकम वाले भाग में छोटी आंत बड़ी आंत से मिली होती है, इसमें भोजन पहुंचता है। और इस बड़ी आंत में भोजन में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। बड़ी आंत का काम है कि भोजन में जो पानी होता है, केवल उस पानी का अवशोषण करती है बड़ी आंत। शेष अपच भोजन इस बड़ी आंत के अंतिम भाग, जिसको हम मलाशय कहते हैं, उसमें भेज दिया जाता है और उस अपच भोजन को समय समय पर मलाशय से मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से पोषण के ये 5 चरण होते हैं: अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। इतनी चीज हमने आपको आज पोषण तथा पाचन से संबंधित बताई। शेष जानकारी अगले दिन बताएंगे।